दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने पॉडकास्ट में एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो परिस्थितियों से घबरा के आत्महत्या कर लेते हैं। क्या उनको पता होता है कि आत्महत्या के बाद क्या हो सकता है, और आत्महत्या क्या एक इस समस्या का समाधान है या एक और समस्या है? आइए इसी कहानी को सुनते हैं हम। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही खुश। हाँ, सारे दुखों से छुटकारा मिल गया मुझे। वो सामने दिख रही है, वो मेरी लाश है। आज मैंने सुसाइड कर लिया और मेरा सारा तकलीफ दूर। मैं जुगल, मेरी वाइफ ने मुझ पे केस कर रखा था। पुलिस ने हमें इतना प्रताड़ित किया, इतनी तकलीफें दी। क्या करता मैं? कोई हमारी सुनता ही नहीं, क्योंकि हम मर्द हैं ना। ऑफिस से घर तक हर कोई हमें शक की नजर से देखता था, और मेरी तो जॉब भी चली गई थी। थाने के चक्कर लगा लगा के, माता पिता को इन तकलीफ में देख के क्या करता। और आज मुझे अपने फैसले पे गर्व है। छुटकारा मिल गया मुझे इस तकलीफ भरी जिंदगी से। मौत इतनी भी बुरी नहीं होती यार। इतना सोचता हुआ मेरे दिल में जो हिलोरे मारते हुए विचार आ रहे थे, मैं निकल गया रोड पर। दिल है मेरा दीवाना, और मैं हंस रहा था लोगों की तकलीफें देख के। वो देखो, एक लंगड़ा आदमी भीख मांग रहा है। वो देखो, वो ऑफिस जाता हुआ टेंशन में आदमी। हाँ, मैं तो सबसे ऊपर उठ गया। अब मैं कहीं भी जा सकता हूं। अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला। अरे, ये पुलिस आई है मेरे घर पे। अच्छा, मेरी लाश ले जाने के लिए? ले जाओ, ये तो मेरा शरीर था। मैं तो यहां हूं। मैं उस बिल्डिंग की ऊंचाई पर भी गया जहां चढ़ना मना था। कितना खूबसूरत दिखता है शहर। मैंने आज पहली बार अपने शहर को देखा। वाओ वाओ, मैं इस फीलिंग को व्यक्त नहीं कर सकता कि मरने के बाद इतनी खुशी। और मैं इधर उधर भागता रहा, और थकावट तो जैसे मुझे हो ही नहीं रही थी। शरीर थकते हैं दोस्त, आत्मा नहीं थकती। और मेरे डिसीजन कभी गलत नहीं होते थे। हाँ, सुपर्णा से शादी करने में थोड़ा सा गलत हो गया था, लेकिन ठीक है। उसने मेरे पर झूठे मुकदमे डाले, पैसों के लिए हैरेस किया, मेरी लाइफ तो जहन्नम बना दी थी। लेकिन बाय बाय सुपर्णा। और इतना सोचता हुआ मैंने सोचा चलो अब घर की भी एक राउंड लगा ही लेते हैं। घर पहुंच के देखा, मामला बिल्कुल ही गमगीन सा हो रखा था। पापा उस दीवार की टेक लगाए मानो छत को देख रहे थे। रो नहीं रहे थे पापा। मैं जानता था पापा बहुत ही मजबूत है। कभी अपनी फीलिंग्स उन्होंने बताई ही नहीं। और माँ का तो रोते रोते बुरा हाल हो चुका था। उसकी आंखें सूज गई थी। मैं गया उसके पास, माँ, और माँ जैसे सुन ही नहीं पा रही थी, और उसके आंख से आंसू बहे जा रहे थे। उसके होठ सूख चुके थे, बिल्कुल पपड़ियां जमी हुई थी, और अपने माथे पे हाथ रखे हुए शायद मेरा ही नाम ले रही थी, जुगल जुगल। और मैं कह रहा था, माँ मैं खुश हूं, तू रो क्यों रही है? माँ तू रोना बंद कर। और माँ जैसे सुन ही नहीं पा रही थी। मैंने आगे बढ़ के उसके आंसुओं को पोंछने की भी कोशिश की।
मैं उसे टच ही नहीं कर पा रहा था। खैर 2 दिन रोएगी, अरे किसके मरने पे कौन मरता है यार। 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, उसके बाद सब खत्म। सबको आदत पड़ जाती है, भूलने की आदत होती है। तभी सामने दिखा मेरा दोस्त पंकज। वाओ, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। थैंक्स दोस्त, थैंक्स पंकज। चाचा जी, डॉक्टर साहब के यहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आना था। हाँ ठीक है, तुम जाओ। और चाचा जी, वो टेंट कहाँ पे लगवाना था? आंगन में लगवा दो। पापा बड़े टूटे से बोल रहे थे, और पहली बार मैंने इस मजबूत इंसान को इतना टूटते हुए देखा था। इतने कड़क, इतने अनुशासन में रहने वाले, एयरफोर्स के रिटायर्ड। लेकिन आज इनकी बोली में वो बात नहीं थी जो अक्सर मुझसे बात करते हुए हुआ करता था। खैर, मेरी छुटकी कहाँ है? हे अमिता, अमिता कहाँ है? ओहो, अमिता अपने कमरे में रो रही थी, जैसे उसका सब कुछ लूट गया था। अब उसके हाथ में मेरा वही गिफ्ट था जो मैंने उसे दिया था, एक छोटा सा चूहा। मैं उसे अक्सर बोलता था, देख तेरा डुप्लीकेट लेके आया हूं, और वो मुझे मारने दौड़ती थी। बहुत प्यार करती थी मुझसे, या करती है। रो रही है वो, बहुत रो रही है। तभी पंकज आया। अरे अमिता, तुम यहां रो रही हो? हाँ पंकज भैया, क्यों गया वो छोड़कर सबको? कोई बात नहीं। और पंकज उसके पास आकर उसे सीने से लगा लिया, और बिल्कुल मेरी तरह से ही ट्रीट कर रहा था अमिता को। हमसे छोटी थी ना, कई बार अमित से भी उसका वैसे ही झगड़ा होता था जैसे मैं करता था। इतना प्यार था पंकज को अमिता से। लेकिन आज उसे ही मेरी कमी पूरी करनी पड़ रही है, और उसने गले लगा लिया अमिता को। और 1 मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि पंकज उसे गलत ढंग से गले लगा रहा है? ना, ये मेरी गलतफहमी है, मैं भी क्या सोचने लगता हूं। लेकिन पंकज ने शायद उसके ब्रा के स्ट्रिप को छुआ था और उसे सहला रहा था। उफ उफ, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पंकज मेरा दोस्त है, वो मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों करेगा? हाँ, चलो अब मैं सोचता हूं, देखूं तो मैडम सुपर्णा क्या कर रही हैं। और मुझे जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्मा ऐसे ही बिना किसी गाड़ी के जा सकती है, किसी भी स्पीड में। मैं सुपर्णा के घर पहुंचा, देखा यहां तो जैसे इन लोगों को पता ही नहीं है। शायद इन लोगों को अभी तक खबर नहीं है कि मैं मर चुका हूं। सुपर्णा पिज्जा खा रही थी, और उसकी वही पुरानी आदत, उसने ढेर सारा चिली फ्लेक्स डाल दिया था, और शायद अफसोस भी कर रही थी। तभी पीछे के कमरे से मुझे आवाज आई। शायद सास और ससुर आपस में बातें कर रहे थे। हमारे ससुर जी, महान ससुर जी, जिन्होंने अपनी बेटी का घर तोड़ दिया,
अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, थोड़े दब्बू हैं। अरे सुनो जी, अरे मर गया कमीना। मरने के बाद भी मुझे ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, हमारी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर गया। हाँ ठीक है। अजी सुनो, जुगल के जो 50 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो तो हमारी बेटी को मिलेगा ना? अरे हाँ हाँ मिलेगा। कन्हैया प्रसाद चीखते हुए बोले। लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखो, रुको मैं इंश्योरेंस वाले को कॉल करता हूं। हाँ जी कीजिए ना। हेलो, हाँ जी भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ भाई जी, हमारे दामाद ने मेरी बेटी के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस किया था और हम उसका इंश्योरेंस का पैसा कब तक मिलेगा ये बताएं। जी जी जी, मैं कल ही कागज लेके आता हूं। उसके बाद कितना दिन लगेगा? अच्छा अच्छा, 6-7 दिन में मिल जाएंगे पैसे। देखिए हमारी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है भाई साहब। अब इन्हीं पैसों का सहारा है, वो अपने आप को किसी तरीके से पाल लेगी। जी 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 जी, मैं खुद ही आता हूं लेकर कल कागज। क्या लोग हैं यार, बताओ। मेरी मौत पे भी इनको थोड़ा भी अफसोस नहीं, इनको पैसे की चिंता है। अरे कामिनी सुनो जी, अरे कम से कम अपनी बेटी को सिखाओ, दुनियादारी भी कुछ सीख ले। उसका पति मरा है, वो वहां बाहर बैठ के पिज्जा खा रही है बाहर के रूम में। अरे मैंने समझाया था कि बेटी थोड़ा रो ले। अरे तो तुम उसे समझाओ ना, थोड़ी रो ले। अरे हाँ ठीक है, मैं जा रही हूं उसको बोलने। अजी सुनो, थोड़ा वकील साहब से भी बात कर लेते। हाँ हाँ, मैं मिश्रा जी को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ मिश्रा जी। हाँ जी भाई साहब, वो तो मर गया, वो तो चला गया। जी जी जी, तो केस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, हमें केस खत्म नहीं करना, उस बुड्ढे को छोड़ना नहीं है। बुड्ढा तो जिंदा है, उससे कम से कम 30 लाख रुपए लेने हैं। जी जी जी, आप एक काम कीजिए, आप आ जाइए, बैठ के बातें करते हैं। जी जी जी। मेरे मरने का भी इन लोगों ने बिजनेस बना दिया है। केस खत्म हो जाना था, क्या केस खत्म नहीं होगा? खैर मैं क्या कहूं, मेरी पत्नी क्या वाकई में इसे खबर नहीं है? 1 मिनट, यहां तो पंकज बैठा हुआ है। पंकज मेरे भाई, तू यहां? मेरी आवाज भी नहीं जा रही। शायद पंकज उसे समझा रहे हैं। भाभी जी बहुत बुरा हुआ, एक बार आप चल के कम से कम अंतिम संस्कार में आप भाग तो ले लीजिए। मैं क्यों जाऊं? जिस आदमी ने मुझे जीते जी मार दिया, मैं क्यों जाऊं उसके अंतिम यात्रा में? लेकिन भाभी जी, जाने वाला तो चला गया, मैं तो फिर भी कहूंगा एक बार चलिए आप। नहीं नहीं, मुझे उस घर से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जाने वाली। ठीक है भाभी जी। ओह, पंकज ने कितनी मदद की है मेरी, कितनी कोशिश कर रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, कहानी लंबी होने की वजह से इसे हमें 3 पार्ट में करना पड़ रहा है। पहले पार्ट में बस इतना ही, आगे हम जानेंगे क्या हुआ जुगल का, जुगल के परिवार पे और कितनी मुसीबतें आई, पंकज कितना सहायता कर पाया इनकी, और अमिता जो खुद एक नाबालिग सी बच्ची है, उसके साथ क्या हुआ, उसने कैसे लड़ाई लड़ी, और सुपर्णा और उसके परिवार वालों ने और क्या क्या जुल्म किए उन पे, और वकीलों की क्या हालत है। इन सब को देखेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। इंतज़ार कीजिए, हम जल्द ही पेश कर रहे हैं इसका दूसरा भाग। थैंक यू।